दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक में फ्राइडे को फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। न यहाँ पे तेज़ी बनी न गिरावट हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर लोगों के मन में राय अलग अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक महंगा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसका बिजनेस देख के यहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को समझेंगे, इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और कितना स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, आने वाले समय क्या ये बेहतर कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि आईपीओ अभी आया है इसी साल, और आप देख सकते हो कि आईपीओ के बाद यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव भी बनी, स्टॉक 188 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर गिरावट हुई क्योंकि बाज़ार में भी गिरावट का माहौल बन गया था, जिसका नतीजा ये रहा कि स्टॉक नीचे आया। अब क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो बड़े फंड हाउस या म्यूचुअल फंड का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 122 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। न यहाँ पे तेज़ी देखी न हमने मंदी देखी, फ्लैट क्लोजिंग हुई। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 124 तक गया था, तेज़ी बनी थी, लेकिन बाजार ने आप देखो जिस तरह से ऊपर के लेवल से एक गिरावट दिखाई, बाजार नीचे आया, उसकी वजह से ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है। अगर हम बात करें पिछले दिसंबर और मार्च के रिजल्ट को कंपेयर करके, सबसे पहले टोटल इनकम की बात की, इस बार 2508 करोड़ की टोटल इनकम बताइए, जो दिसंबर क्वार्टर में 2448 करोड़ के आसपास थी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इनकम बढ़ी है। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 2.41% अप रहा है इस बार, जो दिसंबर क्वार्टर में 1.61% अप था। टोटल खर्च की बात करें, इस बार 237 करोड़ का टोटल खर्च हुआ मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 220 करोड़ के आसपास था। तो जैसे रेवेन्यू बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। टीई ग्रोथ की बात करें तो 7.86% अप रहा, जो दिसंबर में 16.42% अप था। अब कंपनी के EBIT देखें तो EBIT के बाद यहाँ पे 2270 करोड़ के आसपास रहा मार्च 2025 में, और दिसंबर में EBITDA की बात करें 2228 करोड़ के आसपास था। तो EBITDA बढ़ा है। और EBIT ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे 1.87% अप था मार्च में, जो दिसंबर में 0.35% अप था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 586 करोड़ का इस बार मार्च में प्रॉफिट बताया, दिसंबर क्वार्टर में ये 548 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें कि अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे पैट ग्रोथ की बात करें तो 7.05% अप रहा मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 0.44% अप था। तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। EBITDA मार्जिन 90.54% अप रहा मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 91.02% अप था। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस बार 23.39% है मार्च में, जो दिसंबर क्वार्टर में 22.38% के आसपास था। बेसिक EPS इस बार 0.70 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 0.66 रुपीज़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर है, दिसंबर के मुकाबले मार्च में हमने काफ़ी बेहतर देखा है। अब अगर हम साल दर साल की बात कर लें और फाइनेंशियल 2025 में टोटल रेवेन्यू 9575 करोड़ के आसपास रहा, जो फाइनेंशियल 2024 में 7617 करोड़ के आसपास रहा, यानी ज़बरदस्त 24 के मुकाबले 25 में प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। TR ग्रोथ यहाँ पे 25.71% अप रही है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 34.46% अप थे। टोटल खर्च इस बार 6805 करोड़ का रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 5456 करोड़ के आसपास था। TE ग्रोथ 24.73% अप रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो फाइनेंशियल 2024 में 37.60% था। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2162 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बताया फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 1731 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है प्रॉफिट के अंदर। पैट ग्रोथ की बात करें तो 24.94% अप रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 37.64% अप था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें
तो 91.37% बताया था फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 89.97% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.5% के आसपास था फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 22.72% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 2.67 रुपीज़ के आसपास पहुंचा, जो 24 में 2.5 रुपीज़ के आसपास है। यानी साल दर साल भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट किया है, बहुत अच्छा काम करा है। अब यहाँ पे इस बार हल्का सा इसका जो एनपीए बढ़ गया है, तो देख सकते हो कि इस बार एनपीए 0.29% रहा है। तो ग्रॉस एनपीए में देखें तो यहाँ पे पिछली बार देख सकते हो 0.27% के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एनपीए हल्का सा बढ़ा है। नेट एनपीए की बात करें तो 0.11% रहा है, जो पिछले आप देख सकते हो क्वार्टर में यानी दिसंबर क्वार्टर में 0.1% के आसपास। तो यहाँ पे नेट एनपीए भी इस बार बढ़ा है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, ये भी इतनी चिंता की बात नहीं। जो प्रोविजन कवरेज रेशियो रहा है वो स्टेज 3 ऐसे जो है 60% के आसपास रहा है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली नहीं, इसका एनपीए अभी भी बहुत ही कम है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखें, इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 12 स्ट्रेंथ है, वीकनेस इसके अंदर मात्र 3 है, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेड्स 1 है। इसका मतलब जो कमज़ोर पॉइंट है वो 4 है, तो सामने 13 पॉइंट पॉजिटिव है। वाकई में स्टॉक कमाल का है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड है कंपनीज विथ हाई TTM EPS ग्रोथ। थर्ड है गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट। और इसके आगे है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q। इसके अलावा ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर-on-ईयर। इसके अलावा इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। इसके अलावा कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो, इम्प्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर द लास्ट 2 ईयर। इसके अलावा एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। इसके अलावा कंपनीज विथ 0 प्रमोटर प्लेज और डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है जो इशारा करे कि कंपनी वाकई में अंदर से बहुत मजबूत है। यहाँ पे 2 वीकनेस भी है इसमें, जिसमें आप एक देख सकते हो कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग हाई PE है, तो ये PE रेशियो इसका हाई है। इसके अलावा सेकंड जो इसका वीकनेस, तो पुअर कैश जनरेशन फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। तो ये इसके अंदर 2 वीकनेस जरूर है। एक अपॉर्चुनिटी भी है और वो है FI और FPI ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है इस क्वार्टर के अंदर। एक यहाँ पे थ्रेड्स है और वो है म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। तो कुल मिला के पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है और इशारा कर रहा है कि कंपनी वाकई में आने वाले समय में कमाल कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पेयर कंपनियों से देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस ग्रुप की कंपनियों में सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है। इसका प्राइस 122 के आसपास, इसका PE रेशियो 47.01 का है और मार्केट कैप यहाँ पे देखिए 1,0671 करोड़ के आसपास है। हुडको नंबर 2 पे 221 की प्राइस है, 16.57 का PE रेशियो है और देख सकते हो यहाँ पे करीब 44,436 का मार्केट कैप है। LIC नंबर 3 पे है, 602 की प्राइस है, 6.43 का PE रेशियो जो काफ़ी कम है और 33,127 का इसका मार्केट कैप है। PNB हाउसिंग 1,052 की प्राइस है, 14.03 का यहाँ पे PE रेशियो है और इसका मार्केट कैप 27,344 का है। आधार हाउसिंग फाइनेंस 470 के आसपास प्राइस है, 23.38 का इसका PE रेशियो है और इसका मार्केट कैप 20,309 करोड़ का है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग 319 की इसकी इस समय करंट प्राइस है, PE रेशियो इसका 22.57 का है और 15,986 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। इसके अलावा आवास फाइनेंस की बात करें तो 1,844 की इसकी प्राइस है, 25.44 का इसका PE रेशियो है और 14,603 का इसका मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ऊपर है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस, लेकिन इसका PE रेशियो जरूर हाई है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। इससे लगता है कि थोड़ा स्टॉक महंगा, लेकिन इस लेवल से बिजनेस के मामले में देखें तो ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।